नमस्कार दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रहा है और इस वॉर में अमेरिका के द्वारा इंटरफेयर कर दिया गया है। यानी अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया है और अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं दो तीन, उन पर एमओपी जो बंकर बस्टर बम है वो डाल दिए गए हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि जो फोर्डो न्यूक्लियर संयंत्र था, जो साइट थी, वो पूरी तरीके से इसमें ख़त्म हो चुकी है। और इसके साथ साथ अदर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको भी उनके द्वारा बताया गया है कि वो एंड ही हो गया है, एक तरह से उनका वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ करके आता है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका के द्वारा भी जो इंटरनेशनल लॉ है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए बनाए गए हैं, उनकी डिफेंस को, उनको सुरक्षित रखने के लिए यूएन के द्वारा बनाए गए हैं, उनका इन दोनों के द्वारा ही उल्लंघन किया गया है। तो अब यहाँ पर स्थिति ये उठ करके आती है कि क्या यूएन इन दोनों देशों को दंडित करेगा या फिर अमेरिका को यूएन पनिशमेंट देगा या नहीं देगा। और इसके साथ साथ चलिए समझ लेते हैं इस वीडियो में कि इस पर अमेरिका और भारत समेत किन किन देशों ने इस पर टिप्पणी किया और किन किन देशों ने अमेरिका का समर्थन किया है और किन किन देशों ने इनकी आलोचना की है। इसके साथ साथ समझेंगे कि ईरान का भविष्य कैसा रहेगा इसमें, और इसके साथ साथ उस पर इन बमों का क्या इफेक्ट है। चलिए समझ लेते हैं इस वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आई इसकी एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये खबरों में भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर उसका जो बंकर बस्टर बम है वो डाल दिए गए हैं, जिसका कोड नेम GBU-57 बंकर बस्टर बम है। इसे एमओपी कहा जाता है और इसे डाल दिया गया है। इसमें करीबन 6 एमओपी डाले गए हैं, जिनके द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिका के द्वारा इस बमबारी से पहले भी धमकी दी गई थी, चेतावनी दी गई थी, जो उनकी शुरुआत में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। और उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान परमाणु समझौते की जो शर्त है उनका उल्लंघन करता है तो शून्य समृद्धि भी स्वीकार्य नहीं होगी। यानी अगर ईरान के द्वारा जो परमाणु समझौते हुए हैं ईरान और अमेरिका के बीच, अगर वो उनका उल्लंघन करता है तो अमेरिका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट यानी जो यूरेनियम है और उसकी ज़ीरो समृद्धि भी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए पूर्व में पहले ही ईरान को अमेरिका के द्वारा धमकी दी गई थी। और उसके बाद ये बॉम्बिंग ईरान के ऊपर अमेरिका के बमवर्षक विमान B-2 के द्वारा कर दी गई है। ये बॉम्बिंग आज यानी 22 जून 2025 की सुबह 2:30 पर यानी AM पर लॉन्च किए गए और इसमें 6 B-2 स्प्लिट स्टील बमवर्षक यानी बंकर बस्टर GBU-57 एमओपी सहित समुद्र से लॉन्च होने वाले टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। यानी इसमें 6 B-2 बमवर्षक जो विमान है उनका इस्तेमाल किया गया और इसके साथ समुद्र से लॉन्च होने वाले जो टॉम हॉक मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। अब इनमें जो टारगेट रहे हैं वो फोर्डो है, यानी फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट जो प्लांट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा 6 एमओपीज गिराए गए हैं इस जगह पर। और इसके साथ नंताज है जो कि एनरिचमेंट फैसिलिटी है, इस पर 2 एमओपी गिराए गए हैं। और इसके साथ साथ तकरीबन 30 से अधिक इस पर टॉम हॉक जो मिसाइलें हैं वो गिराई गई हैं। और इसके साथ इस्फहान जो रासायनिक एंड मेंटल संयंत्र है, इस पर टॉम हॉक जो मिसाइल हैं उनके द्वारा इसे निशाना बनाया गया है। यानी इन प्लांट पर काफ़ी ज़्यादा एमओपीज गिरा करके टॉम हॉक जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल करके इनको ध्वस्त किया गया है। अब यहाँ पर कौन कौन सी साइटें समाप्त हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है ईरान को, तो फोर्डो है न्यूक्लियर संयंत्र, उसके बारे में ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि फोर्डो तो गया, यानी फोर्डो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। नंताज की बात करें तो यह बिजली उप स्टेशन बैकअप जनरेटर क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके साथ कैंट्रीफ्यूज इसमें क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। वित्तीय स्केल की बात करें तो हालांकि स्ट्रक्चरल जो डेटा है वो सीमित है, लेकिन रेउटर्स की माने तो क्षति गंभीर स्तर पर रही है और नाभिकीय उत्पादन क्षमता में व्यवधान आया है और इसके साथ वैज्ञानिक सैन्य आदेशों पर इसका प्रभाव पड़ा है। यानी अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि जो फोर्डो था जहाँ पर यूरेनियम को एनरिच किया जाता था, समृद्ध किया जाता था, वो पूरी तरीके से इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और इसके साथ नंताज पर भी 2 एमओपीज गिराए गए थे, जिसमें वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है। और वित्तीय स्केल की बात करें तो हमारे पास जो डेटा है वो रेउटर्स का है, तो रेउटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है और जो नाभिकीय उत्पादन है उसमें भी, उसकी क्षमता में भी काफ़ी ज़्यादा व्यवधान आए हैं। अब यहाँ पर भारत और दुनिया के रुख की बात करें
दुनिया ने और भारत ने इस पर क्या कहा है। तो भारत की माने तो रॉयटर्स और इंडियन एक्सप्रेस में सीधे भारत की कोई प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है, लेकिन वैश्विक प्रतिक्रिया में निम्नलिखित शामिल है। यानी भारत के द्वारा इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। और वैश्विक स्तर की बात करें तो ओमान, जापान, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया और इसके साथ इंडोनेशिया इत्यादि ने इसकी अत्यधिक निंदा की है और इन्होंने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु स्थिरता के लिए खतरा बताया है। यानी ये खतरा लग रही है। यानी भारत को छोड़ करके बाकी अन्य सारे देशों ने, काफ़ी सारे देशों ने इसकी निंदा की और इसके साथ यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए, परमाणु स्थिरता के लिए इसे खतरा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा वार्ता की पुकार लगाई गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि इसकी बैठ करके वार्ता की जाए और इसे कूटनीतिक तरीके से सुलझा लिया जाए और संभवतः भारत भी इसी पर रुख करेगा। यानी भारत भी चाहेगा कि इसे कूटनीतिक तरीके से इस मामले को सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और रूस की बात करें तो रूस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो महाप्रलय होगा और किसी को भी परमाणु ऑप्शन पर विचार करना नहीं चाहिए। यानी जो रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा कहा गया है कि अमेरिका के द्वारा अगर ईरान में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर महाप्रलय होगा और ऐसी स्थिति में किसी भी देश को परमाणु ऑप्शन पर विचार नहीं करना चाहिए। यानी नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर परमाणु जो बम है उसका इस्तेमाल किया जाए। यानी कि द्वारा पूरी तरीके से खंडन किया गया है और कहा गया है कि अमेरिका के द्वारा यहाँ पर परमाणु बम का किसी भी तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इसका ईरान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ईरान का भविष्य कैसा रहेगा? तो नाभिकीय कार्यक्रम थोड़ा धीमा हो जाएगा इसमें, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें समाप्त नहीं होगा। और विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्षणिक रुकावट है। ईरानी दूरगामी दृष्टिकोण से वैकल्पिक मार्ग ढूंढ सकता है। यानी से यहाँ पर जो नाभिकीय कार्यक्रम चल रहा है वो रोक सकता है, इसमें थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो सकता। और इसके साथ जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ये सिर्फ एक क्षणिक रुकावट है, इससे ईरान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ईरान कोई वैकल्पिक मार्ग निकाल ही लेगा। जियोपॉलिटिकल अस्थिरता की बात करें तो यहाँ पर मध्य पूर्व में तनाव न केवल अमेरिका ईरान के बीच बल्कि इसराइल और ईरान के बीच इसमें संघर्ष तेज हो जाएगा और हवाई तेल मार्गों और वैश्विक बाजारों में काफ़ी ज़्यादा जोखिम बढ़ेगा। यानी इस युद्ध से जिस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका इसराइल के द्वारा अटैक किया जा रहा है, इन दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो तेल हवाई मार्ग है और इसके साथ वैश्विक बाजार है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें जोखिम बढ़ेगा। प्रतिशोध और असममित युद्ध, यानी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों और विदेशों में अमेरिकी हितों पर हमला करने की धमकी दी है। यानी इसमें अमेरिका के जितने भी ठिकाने हैं उन पर और विदेशों में अमेरिका के जितने भी हित हैं उन पर ईरान अब हमला कर सकता है। और राजनीतिक मोर्चे की बात करें तो इसकी वजह से ईरान में कड़ी राष्ट्रवादी राजनीति को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ वैश्विक कूटनीति में विश्वास कम होगा और नए संधियों पर राह और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगी। यानी यहाँ पर ईरान और ज़्यादा कड़ी इसमें राष्ट्रवादी ईरान में पैदा होगी और इसके साथ वैश्विक कूटनीति में विश्वास कम हो जाएगा। जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है तो इस तरीके से विश्वास कम ही हो जाएगा और इसके साथ साथ जो नई संधि के जो रूल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठ करके आता है कि ईरान द्वारा अमेरिका पर कोई अटैक नहीं किया गया है, उसके बावजूद अमेरिका के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया गया है। तो इसमें जो यूएन का चार्टर है जिसमें यूएन के लॉज काम करते हैं उसका भी उल्लंघन है। तो यूएन का जो चार्टर ऑफ लॉ है इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 का क्लॉज 4 है और उसमें सभी देश किसी भी देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 51 आत्मरक्षा का अधिकार केवल तब है जब आर्म्ड अटैक हो, यानी सशस्त्र हमला हो, तभी कोई देश आत्मरक्षा कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई देश सिर्फ आशंका में है कि सामने वाला देश परमाणु हथियार बना रहा है, हमला नहीं कर सकता जब तक हमला हुआ ना हो और सुरक्षा परिषद से इसकी अनुमति ना ली हो। यानी इसमें सीधा सा कहा गया है कि कोई भी देश जब तक हमला नहीं कर सकता, सिर्फ इस आशंका के आधार पर हमला नहीं कर सकता कि सामने वाला देश परमाणु हथियार बना रहा है और उसके बाद हम पर ही अटैक करेगा, इस आधार पर कोई भी देश उस पर अटैक नहीं कर सकता जब तक कि उस पर हमला ना हुआ हो या फिर
जो सुरक्षा परिषद है उसकी अनुमति ना ली गई हो। तो इस स्थिति में इन दोनों अनुच्छेदों का अमेरिका के द्वारा खुले तौर पर उल्लंघन किया गया है और अमेरिका ने इस हमले को प्रिम्प्टिव स्ट्राइक बताया, यानी पूर्व सक्रिय हमला का करार दिया है। यह दावा किया है कि ईरान गुप्त रूप से हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था जो अमेरिका और इजराइल के लिए सीधा खतरा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रिम्प्टिव स्ट्राइक की कोई मान्यता नहीं है। अधिकांश विशेषज्ञ इसे इलीगल यूज ऑफ फोर्स मानते हैं जब तक इसका आधार स्पष्ट और तात्कालिक ना हो। यानी अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि ये प्रिम्प्टिव स्ट्राइक है, यानी जो ईरान है वो अमेरिका के खिलाफ पूर्व पहले से ही सक्रिय है और उसके खिलाफ हमला करता चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इस वास्तविकता यह है कि अमेरिका के ऊपर ईरान के द्वारा अभी तक कोई भी अटैक नहीं किया गया है, लेकिन इसे प्रिम्प्टिव करार दिया है अमेरिका के द्वारा। और इसके साथ अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि ईरान जो है यहाँ पर परमाणु हथियार बना रहा है और उसके बाद इन दोनों देशों पर अटैक करेगा, जो कि अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है या प्रिम्प्टिव जो स्ट्राइक है उसका अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई भी उल्लेख नहीं है, यानी यूएन में इसकी कोई मान्यता नहीं है कि कोई देश पूर्ण रूप से सक्रिय है, हमला कर सकता है। अभी तक हमला नहीं हुआ है तो आप उस पर अटैक नहीं कर सकते और इसी वजह से ऐसे इलीगल यूज ऑफ फोर्सेस की संज्ञा दी गई है। यूएन के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा यहाँ पर वार्ता करने की बात की है, युद्ध विराम की बात की है और इसके साथ रूस, चीन, तुर्की, इन्होंने अमेरिका पर चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और यूरोपियन जो संघ है उसके द्वारा असहमति जताई गई है, लेकिन निंदा नहीं की गई है। और इसके साथ भारत अभी तक तटस्थ है इस स्थिति में, लेकिन क्षेत्रीय निरंतरता पर चिंता व्यक्त की जा सकती है। यानी यहाँ पर सीधा सा कह सकते हैं कि यूएन सेक्रेटरी के द्वारा युद्ध विराम की बात की गई है, वार्ता की बात की गई है और इसके साथ रूस, चीन और तुर्की के द्वारा सीधा चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है अमेरिका के ऊपर। ईयू के द्वारा जो यूरोपियन यूनियन है उसके द्वारा इस पर असहमति जताई गई है, लेकिन निंदा नहीं की गई है और भारत यहाँ पर तटस्थ है। अभी तक भारत के द्वारा इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसमें आज की इस वीडियो में हमने समझा कि अमेरिका के द्वारा फाइनली ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दी गई है और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया गया है और इसके थ्रू अमेरिका के द्वारा सीधे तौर पर यूएन की जो लॉज है उनका उल्लंघन किया गया है। और सवाल ये उठ करके आता है कि क्या अब यूएन अमेरिका को और इजराइल को दंडित करेगा या नहीं करेगा। एंड दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप यहाँ पर मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।